पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स की फेलेरेंस एंड क्वांटम मैकेनिक्स का उद्गम कैसे हुआ, ठीक है, ये पढ़ा अपन ने। आज अपन पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो अपन पहले जो क्लासिकल मैकेनिक्स किस प्रकार से ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को समझा नहीं पाया, उसके बाद में क्वांटम मैकेनिक्स ने किस प्रकार से ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को समझाया। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा क्यों नहीं समझाया गया और क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा किस प्रकार से समझाया गया, ये आज अपन पढ़ेंगे। तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है क्या चीज़। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने पास है जब भी किसी धातु की पृष्ठ पर अपन एक विशिष्ट आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं। किसी धातु के पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो धातु की पृष्ठ से अपने पास इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को ही अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, जो प्रकाश की आवृत्ति होगी एक विशिष्ट आवृत्ति से आपको क्या करना है, अधिक डालना है, तभी आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो करंट प्रवाहित हो रही है उसको बोला जाता है फोटो करंट, ठीक है। यहाँ पर हाँ, जो और जिस धातु से अपने पास क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, उसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन इमीटर, प्रकाश उत्सर्जक पदार्थ, ठीक है यहाँ तक। अब अपन पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करते हैं और इसका किस प्रकार से आपके पास रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये डायग्राम दिया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे अपन जानेंगे क्या क्या है। ये अपने पास जो ये एक है वैक्यूम क्वार्ट्ज ट्यूब, ये क्या है, वैक्यूम क्वार्ट्ज ट्यूब। इसके अंदर अपने पास दो धातुओं की प्लेट लगी हुई है, P1 और P2, ठीक है। इन धातुओं की प्लेट जो P2 सिरा है उसको अपन जोड़ रखा है किसी माइक्रो एमीटर से, किसे जोड़ रखा है, माइक्रो एमीटर से। माइक्रो एमीटर का जो एक सिरा है वो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों धातु की प्लेटों को माइक्रो एमीटर से जोड़ के अपन जोड़ रहे हैं इसको, इन दोनों को किससे, दिक् परिवर्तक कुंजी से। किसको जोड़ रहे हैं, दिक् परिवर्तक कुंजी से। और दोनों धातुओं की प्लेटों के बीच अपन क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं, इन दोनों धातुओं के बीच में वोल्टेज नापने के लिए। और इन धातुओं को फिर यहाँ पे ऐड किया जाता है किसके, वोल्टेज डिवाइडर से, और वोल्टेज डिवाइडर को ऐड किया जाता है बैटरी से और कुंजी से। तो ये अपने पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है। तो अब अपन बात करते हैं जो यहाँ पे अपने पास प्लेट P1 के ऊपर जब अपने पास यूवी लाइट अपने पास क्या होती है, आपतित होती है, तो यहाँ से आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होकर इलेक्ट्रॉन किधर गति करते हैं, प्लेट P2 की तरफ गति करते हैं, ठीक है। प्लेट P2 का जो अपने पास विभव रखा जाता है वो धनात्मक विभव पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऋणात्मक होते हैं, तो ऋणात्मक और धनात्मक के बीच में आपके पास क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गति करेंगे, P2 पे, और P2 पे प्रवाहित होकर अपने पास क्या करते हैं, जाकर धारा का प्रवाह करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। और फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट क्या क्या प्राप्त हुए वो अपन इन रिजल्ट के बारे में अपन बात करते हैं। हाँ, तो अपने को क्या क्या रिजल्ट प्राप्त हुए अब यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में अपन प्रकाश की तीव्रता या आवृत्ति या फोटो जो अपने पास इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक है उसके सापेक्ष प्लेट P2 के विभव में परिवर्तन कर अपन इसके अंदर जो होने परिवर्तन है, प्लेट P2 के विभव के अंदर परिवर्तन कर इसके अंदर जो होने वाले परिवर्तन है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। अब अपन किसी फर्स्ट अपन जो चर्चा करते हैं वो कांस्टेंट जो इंटेंसिटी है, ठीक है, कांस्टेंट इंटेंसिटी नहीं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपन बात करते हैं। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपन अलग अलग इंटेंसिटी का प्रकाश
प्लेट P1 के ऊपर डालते हैं। तो प्लेट P1 के ऊपर अपन डालते हैं तो अपने पास चित्रानुसार अलग अलग इंटेंसिटी का जो प्रकार डाल रहे हैं तो चित्रानुसार अपने पास क्या होता है, ग्राफ प्राप्त होता है। तो ग्राफ में अपने पास क्या होता है, जब अपन यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे अपन प्लेट P2 के विभव को थोड़ा धनात्मक दिशा में बढ़ाते हैं तो शुरू में आपके पास क्या होगा, करंट का मान बढ़ेगा। धीरे धीरे अपन धनात्मक दिशा में प्लेट P2 के विभव को अपन बढ़ाएंगे तो आपके पास करंट का मान इंक्रीज होगा। अब करंट का मान इंक्रीज होने के कारण अब आगे जाकर ये क्या हो रहा है, सेचुरेशन हो जा रहा है। ठीक है, आगे अपने पास कुछ एक जो आपके पास स्पेसिफिक जो आएगा मान वोल्टेज का, उसके बाद में करंट का मान आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको अपन इसके जस्ट रिवर्स के अंदर अपन बात करते हैं। रिवर्स में अपन यानी नेगेटिव डायरेक्शन में अपन प्लेट P2 के विभव को बढ़ाते हैं। तो नेगेटिव डायरेक्शन में प्लेट P2 के विभव को बढ़ाते तो इस प्रकार से अपने पास कर्व प्राप्त हो रहा है और दोनों इंटेंसिटी के ऊपर कर्व अपने पास एक ही बिंदु पे जाके मिल रहा है। ठीक है, और उस बिंदु जो अपने पास प्लेट P2 का जो विभव है उसके ऊपर आपके पास करंट का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो करंट का मान 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब दोनों, इसका मतलब आपके पास जो प्लेट P2 का एक ही पॉइंट आ रहा है अपने पास जिसके ऊपर आपके पास करंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब इसको बोलेंगे अपन जो जिस पॉइंट के ऊपर, जिस प्लेट P2 के जिस ऋणात्मक विभव के ऊपर आपके पास करंट का मान क्या हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको हिंदी में बोला जाता है निरोधी विभव। ठीक है, तो निरोधी विभव यहाँ से आपको पता चल रहा है किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, प्रकाश की तीव्रता पर आपके पास निरोधी विभव का मान निर्भर नहीं करता है। अब प्रकाश के जो अपने पास विभव है वो विभिन्न पदार्थों, अलग अलग जो अपने पास मेटल रहेंगे उनके लिए इसका मान आपके पास क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अब आगे अपने पास जो अगला वो जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो अपने पास है। यहाँ से अपने पास अपन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो अपने पास धारा का मान इसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। किसके, इंटेंसिटी की। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल क्या होती है, इंटेंसिटी। कब, जब आपके पास क्या हो, फ्रीक्वेंसी का मान कांस्टेंट हो। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं कि आपतित प्रकाश किरण की अपन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे अपन बात करते हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के फिर से। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके पास जो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास डिपेंड नहीं करता है इंटेंसिटी। अब यहाँ से अपन लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी 1/2 mv², वो आपके पास आएगी 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर EV0। ई जहाँ पे अपने पास V0 है आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर ही आपके पास क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पे अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब जो मैक्सिमम पोटेंशियल लगाने के बाद में आपके पास क्या ना हो, एक जो आपके पास क्या रहे, इलेक्ट्रॉन P1 से निकल कर कहाँ पे नहीं जाएगा, P2 पे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जैसे फर्स्ट वाले डायग्राम से अपन समझ सकते हैं, जैसे जैसे अपन प्लेट P2 के विभव को ऋणात्मक करेंगे, तो जैसे जैसे अपन प्लेट P2 के विभव को ऋणात्मक करेंगे तो धारा का मान आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एक पोटेंशियल एक बिंदु के ऊपर उसका मान क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था। इसका मतलब प्लेट P2 से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, प्लेट P2 के विभव को ऋणात्मक दिशा में बढ़ाते हैं तो अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन P2 पर पहुंच पाते हैं और कम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन क्या नहीं P2 के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि अपने पास प्लेट P2 का विभव अपने पास क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण आपके पास धारा का प्रवाह होता है, जबकि कम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अब एक जो अपने पास समय आता है या एक अपने पास क्या होता है, प्लेट P2 का विभव होता है जिसके ऊपर अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी कहाँ नहीं जाते हैं, प्लेट P2 के ऊपर पहुँच नहीं पाते हैं। उस विभव को अपन ने बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो उस विभव के ऊपर जो ऊर्जा रहेगी कौन सी, प्लेट P2 की। ठीक है,
जो स्थितिज ऊर्जा रहेगी प्लेट P2 की जो स्थितिज ऊर्जा अपने पास क्या है, ऋणात्मक है। इस कारण अपने पास जो अधिकतम मैक्सिमम जो जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो भी उस प्लेट के ऊपर पहुंच नहीं पाएगा। इस कारण उसके कारण आपके पास जो बहने वाली धारा है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो आपके पास क्या होती है, स्टॉपिक पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। और ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इस वाले डायग्राम से पता चल रहा है भी। यहाँ पे आपके पास किसके ऊपर जो स्टॉपिक पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करा, इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर नहीं करा। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करिए किसके ऊपर, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। इस कारण जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड नहीं करेगी किसके ऊपर, आपके पास इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने पास डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी को अपन बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अपने पास इन दोनों में फ्रीक्वेंसी और जो स्टॉपिक पोटेंशियल के अंदर अपने पास लीनियर रिलेशन होता है। यहाँ पे ए और बी अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ए अपने पास क्या है, फोटो उत्सर्जक पदार्थ के ऊपर क्या नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, जबकि उसके ऊपर बी क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिक पोटेंशियल के बीच में अपन ग्राफ खींचते हैं तो एक अपने पास क्या होती है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति पर अपन क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक पदार्थ के ऊपर प्रकाश डालते हैं, तब अपने पास क्या होता है, धारा का मान 0 होता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान आपके पास क्या होता है, 0 होता है। और उस निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, उस निश्चित आवृत्ति को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, निश्चित आवृत्ति को अपन बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो दहली आवृत्ति होती है उसको डिनोट किया गया है यहाँ पे अपने पास न्यू नोट से। ठीक है, तो ये इसका मान जो अपने पास होगा न्यू नोट का मान, ये अपने पास वह मान होगा जिससे कम मान पर अपन फोटो उत्सर्जक पदार्थ के ऊपर प्रकाश डालेंगे, उससे कम आवृत्ति का, तो उसके ऊपर आपके पास करंट का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास जो प्रकाश के आपतन और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में, यहाँ से जो अपने पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उससे पता चलता है कि आपके पास प्रकाश के आपतन और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होती, कोई टाइम लैग नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल जो फिजिक्स है वो अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों नहीं समझा पाई। क्लासिकल मैकेनिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों नहीं समझा पाई। जो अपने पास ऊपर जो रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं वो अपने को रिजल्ट प्राप्त हुए हैं कहाँ से, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से अपन को रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। तो जो अपने पास जो रिजल्ट आए हैं उसके आधार पे अपन यहाँ से अपने पास क्लासिकल मैकेनिक्स इन रिजल्टों को क्यों नहीं समझा पाई या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों नहीं समझा पाई, वो अपन यहाँ पे जानेंगे। हाँ, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार दो वेव की एनर्जी, जो पहली बात तो क्लासिकल मैकेनिक्स अपने पास क्या होती है, वेव थ्योरी यूज करती है, तरंग सिद्धांत यूज करती है। तो तरंग की जो अपने पास एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। ठीक है, यानी जो तरंग की एनर्जी होती है वो अपने पास समानुपाती होती है किसे, इंटेंसिटी की। जो अपने पास तरंग की इंटेंसिटी है उसके समानुपाती होती है। तो यहाँ से अपन बात करते हैं कि जब तरंग की इंटेंसिटी को अपन इंक्रीज करते हैं, तरंग की इंटेंसिटी को अपन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वेव की जो अपने पास ऊर्जा है वो भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो वेव की ऊर्जा इंक्रीज होनी चाहिए, इसका मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि जैसे जैसे अपने पास अधिक ऊर्जा का प्रकाश अपन डालेंगे तो वहाँ से अपने पास अधिक गति से आपके पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा। अधिक गति ऊर्जा लेके अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपके पास उत्सर्जित होगा। जबकि अपने पास जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है उसके अनुसार आपके पास क्या होना चाहिए, जो अधिक गतिज ऊर्जा है, ठीक है, अधिक गतिज ऊर्जा है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन वेव इंटेंसिटी। ठीक है, डिपेंड अपॉन अपने पास जो इंटेंसिटी के ऊपर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करनी चाहिए इंटेंसिटी के ऊपर। जब भी अपने पास एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट आए थे वो अपने पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करिए किसके ऊपर,
जो अपने पास इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है कि किसके ऊपर डिपेंड करे, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अपने पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड होती है किसके ऊपर, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड होता है अपने पास फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इस प्रकार अपने पास यहाँ से जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी पर, ना कि इंटेंसिटी के ऊपर। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड होनी चाहिए किसके ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर। अगला जो आपके पास है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपन प्रकाश की तीव्रता को अत्यधिक कर धातु की पृष्ठ पर आपतित करते हैं, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता को क्या करेंगे अपन, बहुत ज़्यादा करेंगे, और फिर धातु की पृष्ठ पर अपन क्या करेंगे, आपतित करेंगे। तो जो अपने पास पृष्ठ है, धातु की पृष्ठ है, वो तरंग ऊर्जा का क्या करेगी, अवशोषण करेगी, ठीक है। और तरंग ऊर्जा का अवशोषण कर उसको क्या निकालेगी, बाहर निकालेगी, किसको, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगी। लेकिन अधिकतम तीव्रता के ऊपर और अपन क्या करें, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उसके अंदर अपने पास है कि एक फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके पास क्या नहीं होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही नहीं होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे अपने पास क्लासिकल मैकेनिक्स बोल रही है कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखो और आप इंटेंसिटी बढ़ाओ, उसको क्या होगा आपके पास, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो। जबकि अपने पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऐसे नहीं आएगी। वो बोल रहे हैं कि अपने पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बोल रहे हैं कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर जब आपके पास प्रकाश डालोगे किसके ऊपर, धातु पे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने पास इसको, और दूसरी बात यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स अपने को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को समझा नहीं पाई, दहलीय आवृत्ति क्या होती है इसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया। ये उसकी सेकंड अपने पास कमी थी। अगले वाली जो कमी है, ठीक है, जब अपने पास धातु की पृष्ठ पर अपन प्रकाश डालते हैं, ठीक है, धातु की पृष्ठ पर अपन जब प्रकाश डाल गए तो प्रकाशिक क्षेत्र के जो सभी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वेव फ्रंट, ठीक है, वेव जो अपने पास क्या करे, ये वेव थ्योरी यूज करिए, तो वेव फ्रंट है वो अपने पास जहाँ आपके पास धातु की पृष्ठ पे पड़ेगा, ठीक है, वेव फ्रंट जहाँ धातु की पृष्ठ पे पड़ा है, उस वेव फ्रंट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो वेव ऊर्जा उन सभी को क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब वो उस ऊर्जा को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करने के बाद में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कम इंटेंसिटी के ऊपर, कम इंटेंसिटी का प्रकाश अपन धातु की पृष्ठ पे डालते हैं, ठीक है। तो कम इंटेंसिटी का अपन प्रकाश धातु की पृष्ठ पे डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ग्रहण करने में कुछ समय लगना चाहिए, ठीक है, कुछ समय लगना चाहिए। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और प्रकाश आपतन के अंदर कुछ ना कुछ समय आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ जो अपने पास है टाइम डिफरेंस आपको प्राप्त होगा, ठीक है, कि कुछ थोड़ी प्रकाश को डालने के कुछ समय पश्चात आपके पास धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चाहिए। जबकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बोल रहे हैं कि आपके पास प्रकाश आपतन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बीच में कोई समय पश्चता नहीं रहती है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये टाइम लैग को बताती है, क्लासिकल मैकेनिक्स किसको बताती है, टाइम लैग होता है उसके अंदर। जबकि अपने पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स अपने पास क्या है, टाइम लैग को नहीं बताते, ठीक है। तो फर्स्ट अपने पास जो थी इसकी कमी थी कि काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। सेकंड ये अपने पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इसने समझा नहीं पाया, और और थर्ड अपने पास है ये टाइम लैग को बताती है। जबकि अपने पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं वो टाइम लैग नहीं बताते हैं कि कोई समय पश्चता नहीं होती है।